जब आप ये शब्द सुनते हैं डिक्टेटर, तो दिमाग में कौन सी तस्वीर बनती है? काले चश्मे पहने हुए कोई मिलिट्री जनरल, सड़कों पर दौड़ता टैंक, या किसी कू का लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट? 20th सेंचुरी के जो डिक्टेटर्स होते थे वो ऐसे ही हुआ करते थे, मगर 21st सेंचुरी वालों ने अपना चोला थोड़ा बदल लिया है। ज्यादातर अथॉरिटेरियन रूलर्स अब सीधे कू नहीं करते, वो महंगे टेलर्ड सूट्स पहनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं और पार्लियामेंट में बैठकर ऐसे लॉज बनाते हैं जो ऑपोजिशन को जेल भेज सके, मीडिया का गला घोट सके और इलेक्शन को बस एक दिखावा बना दे। एक गवर्नमेंट जो लेजिट इलेक्शन जीत कर आई, पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ऐसे लॉज आने लगे जो डिसेंट को मुश्किल बनाने लगे। जो भी क्रिटिसाइज करे उसे एंटी नेशनल या फॉरेन फंडेड बताया जाने लगे। एक ना एक दिन गुस्सा फूटेगा, कभी कोई ट्रिगर आएगा और जनता सड़कों पर उतरेगी। गवर्नमेंट का जवाब वही रहा जो हर जगह रहता है, टीयर गैस, लाठीचार्ज, वाटर कैनन। अब ऑनेस्टली बताइए, किस देश का नाम आया दिमाग में? मैंने कोई नाम नहीं लिया है, क्योंकि हाल की घटनाएं और हाल के कुछ एक सालों में साउथ एशिया से लेकर वेस्ट अफ्रीका तक और ईस्टर्न यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक यही स्क्रिप्ट कम से कम 7 अलग अलग देशों में रिपीट हुई। फ्रीडम हाउस की मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक ये लगातार 20वां साल है जब दुनिया भर में पॉलिटिकल फ्रीडम और सिविल राइट्स घटे हैं। 2025 में 54 देशों के हालात बिगड़े, सिर्फ 35 उससे उबर पाए और आज दुनिया की सिर्फ 21% आबादी ऐसे देशों में रहती है जिन्हें फ्री रेटिंग मिली है और जो 20 साल पहले 46% थी। तो आज के स्पेशल एपिसोड में इंटरनेशनल के हम देश की नहीं दुनिया की बात करेंगे, देशों की बात करेंगे। अलग अलग कॉन्टिनेंट से कुछ केस स्टडीज खोलेंगे, कुछ में जनता जीती, कुछ में हारी, कुछ में जीत कर भी उलझ गई और कुछ लड़ाइयां अभी भी चल रही हैं बिना किसी नतीजे के। हर केस में सिर्फ फैक्ट्स, डेटा, वेरीफाइड नंबर्स, कोई ओपिनियन नहीं। आखिर में इन सब को एक साथ रखकर पैटर्न ढूंढेंगे। वेस्ट अफ्रीका में पिछले 3 सालों से माली, बुर्किना फासो, नाइजर और गाबोन, जिनीवा एक के बाद एक देश में कू हुए। इस पूरे इलाके में सेनेगल को डेमोक्रेसी का अकेला आइलैंड माना जाता था। 2024 में यह आइलैंड भी डूबने की कगार पर आ गया। 3 फरवरी 2024 को प्रेसिडेंट मैकी सॉल ने नेशन को एड्रेस करते हुए 25 फरवरी को होने वाले इलेक्शन अचानक पोस्टपोन कर दिए, कैंडिडेट लिस्ट पर विवाद का हवाला देकर। 2 दिन बाद नेशनल असेंबली ने ऑपोजिशन के एमपीज को जबरदस्ती बाहर निकालकर इलेक्शन को दिसंबर तक टालने का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया। इसे कई लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कू कहा। अब कहेंगे, आप सोचो, एक तरह से नहीं हुआ, दूसरा तरीका ले लिया। सड़कों पर गुस्सा फूटा, पुलिस ने टीयर गैस और बेटन चार्ज से प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश की। 3 लोगों की जान चली गई इसमें। मगर सेनेगल की कहानी में एक फर्क था। यहाँ जनता सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रही, उसने देश की बची हुई इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम किया, जो भी बची कुछ थी। 15 फरवरी 2024 को सेनेगल की कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने इलेक्शन टालने के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके रद्द कर दिया और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इलेक्शन कराने का ऑर्डर दिया। प्रेशर के आगे सॉल को झुकना पड़ा। इलेक्शन 24 मार्च 2024 के लिए तय हुए। नतीजा क्या आया? इलेक्शन से सिर्फ 10 दिन पहले जेल से रिहा हुए 44 साल के बसारियो दमेने फाये ने पहले राउंड में 54.28% वोट लेकर शानदार जीत दर्ज की। रूलिंग कोलिशन के कैंडिडेट को सिर्फ 35.79% वोट मिले। जिस ऑपोजिशन लीडर को गवर्नमेंट ने जेल में रखने का प्लान बनाया था, उसी की पार्टी अब पावर में थी। सेनेगल का सबक क्या है? जब सड़क पर प्रेशर बना रहे और जुडिशरी की रीढ़ बची रहे, तो डिक्टेटरशिप को लीगल रास्तों से भी हराया जा सकता है। अब खोलते दूसरा चैप्टर। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का गवर्नेंस मॉडल क्लासिक अथॉरिटेरियन प्लेबुक था। 2024 ले लो, 2018 ले लो आप, और जनवरी 2024 के इलेक्शन, तीनों पर रिगिंग के आरोप हैं। ऑपोजिशन को जेल और जो बोले उसे 1971 का रजाकार बोले तो ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाना। जून 2024 में हाई कोर्ट ने फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों के लिए एक गवर्नमेंट जॉब्स में 30% कोटा बहाल किया। नया देश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर था, पीक, और ये कोटा रूलिंग पार्टी के वर्कर्स को नौकरी बांटने का जरिया बन चुका था। जो पावर में होगा उन्हीं को मिलेगा।
ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, उनको ये दिख गया, पर वो पीसफुल था। 14 जुलाई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसीना ने से जब स्टूडेंट पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था उससे सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को कोटा का फायदा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलेगा। ये जो तंज था, इसे कमेंट ने ना आग में घी या कहें एथेनॉल का काम किया। उसी रात स्टूडेंट्स हॉस्टल से निकलकर स्लोगन्स लगाने लगे, खुद को ही रजाकार कहने लगे, एज इफ उन लोगों ने उसी इंसल्ट को एक आइडेंटिटी के तौर पर पेश किया। इसके बाद जो हुआ वो स्टेट क्रैकडाउन का बेहद वायलेंट एग्जाम्पल बना। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में रूलिंग पार्टी की स्टूडेंट विंग और पुलिस का हमला, नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट, शूट एट साइट कर्फ्यू। 12 फरवरी 2025 को यूएन की ह्यूमन राइट्स ऑफिस OHCHR की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एस्टीमेट लगाया गया है कि 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच लगभग 1400 लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधी गोली मारी थी और करीब 12 to 13% विक्टिम्स बच्चे थे। मगर जितना ज्यादा रिप्रेशन बढ़ा उतना ही जनता के मन से डर खत्म हो गया। इंटरनेट बंद था तो मूवमेंट डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से चला। एक लीडर अरेस्ट होता, दूसरा खड़ा हो जाता। डिमांड अब सिर्फ कोटा की नहीं, हसीना के रेजिग्नेशन की थी। 5 अगस्त 2024 को जब लाखों लोग ढाका की ओर मार्च करने लगे, आर्मी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और हसीना उसी दिन इंडिया भाग गई। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में इंटरिम गवर्नमेंट बनी। कई बार नाम सुना होगा उनका आपने। 1.5 साल बाद 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट ने पहले ही हसीना की पार्टी यानी अवामी लीग पर बैन लगाकर उसे इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था। यहीं पर कहानी उलझती है। जो मूवमेंट एक अथॉरिटेरियन रिजिम के खिलाफ खड़ा हुआ था, उसी की इंटरिम गवर्नमेंट पर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या करोड़ों सपोर्टर्स वाली एक पूरी पार्टी को बाहर रखना खुद एक तरह की एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स यानी समावेशी का उल्टा है। क्रिटिक्स इसे लिबरल डेमोक्रेटिक नजरिए से डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बताते हैं। बांग्लादेश हमें सिखाता है कि सिर्फ यूथ का एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रंट आर्म्ड स्टेट मशीनरी को पछाड़ तो सकता है, लेकिन जीत के बाद किसे बाहर रखा जाएगा सवाल उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना जीतना। निकोलस मदुरो के तहत वेनेजुएला की इकोनॉमी इस कदर तबाह हुई कि देश की 1/4 से ज्यादा आबादी माइग्रेट कर गई। 28 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। ऑपोजिशन ने अपनी लीडर मारिया कोरिना मचादो के बैन होने के बाद एडमुंडो गोंजालेज को जॉइंट कैंडिडेट बनाया, साझा उम्मीदवार। मदुरो की इलेक्शन कमीशन पर पूरा कब्जा था। 29 जुलाई की रात कमीशन ने बिना कोई डेटा दिखाए मदुरो को विनर डिक्लेयर कर दिया, इतना कब्जा था। मगर ऑपोजिशन के ने महीनों पहले से एक नेटवर्क तैयार किया हुआ था। वेनेजुएला की हर वोटिंग मशीन एक पेपर रिसीट प्रिंट करती है, एक्टा कहते हैं इसे, जिस पर सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सिग्नेचर्स होते हैं। कार्टर सेंटर के मुताबिक ऑपोजिशन के पोल वॉचर्स ने 80% पोलिंग स्टेशन से ओरिजिनल एक्टाज इकट्ठा की, जिनमें गोल्नलेज के 67% वोट मिलते दिखे, जबकि मदुरो को सिर्फ 30%। इन रिसीप्ट्स को स्कैन करके एक पब्लिक वेबसाइट पर डाल दिया गया। कोई भी कहीं से भी अपने बूथ का रिजल्ट देख सकता था। मदुरो ने प्रोटेस्ट कुचला, हजारों अरेस्ट हुए। गोंजालेज सितंबर 2024 में स्पेन में एग्जाइल में रह रहे हैं और जनवरी 2025 में मदुरो ने खुद तीसरी बात ओथ ले ली। रिजल्ट्स के बावजूद यही असली ट्विस्ट आता है जो 2024 की खबरों में नहीं था। डेटा ने मदुरो को दुनिया के सामने एक्सपोज किया, डेफिनेटली किया, लेकिन उससे पावर नहीं बदली। पावर बदली 3 जनवरी 2026 को, जब यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक करके मदुरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट करके न्यूयॉर्क ले गई। आपको तस्वीर याद होगी, हथकड़ी में चलते हुए आ रहे हैं। नार्को टेररिज्म के चार्जेस में यह अरेस्ट हुआ था। यह जनता का डेटा रेजिस्टेंस का नतीजा नहीं, पूरी तरह एक एक्सटर्नल मिलिट्री एक्शन था। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। तो वेनेजुएला का लेसन ये है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है जितना अभी तक के दोनों देशों का था। सिटीजन्स का डेटा डिक्टेटर का झूठ जरूर एक्सपोज कर सकता है, उसकी इंटरनेशनल इंटरनल लेजिटिमेसी खत्म कर सकता है, लेकिन अगर पावर खुद गन्स पर टिकी हो तो अकेला डेटा उससे हटाने के लिए काफी नहीं होगा। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की आर्मी ने ऑंग सान सू की इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका।
शुरुआत में जनता ने पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। डॉक्टर्स, टीचर्स की स्ट्राइक, सड़कों पर बैनर मार्चेस। आर्मी ने इसका जवाब रियल बुलेट से दिया। वहां पर कोई लाज लिहाज नहीं था। जब पीसफुल रास्ते बंद कर दिए गए तो रेजिस्टेंस ने एक रेयर मोड़ ले लिया। आर्म्ड सिविलियन स्ट्रगल। अर्बन यूथ, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने जंगलों का रुख किया। पुराने एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगी, ट्रेनिंग ली और पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ बनाई। एग्जाइल्ड लीडर्स ने पैरेलल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी एनयूजी बनाई, एक समानांतर सरकार जिसको कहते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को कोकांग, तांग और अराकान, इन 3 एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स ने अलायंस की। इसका नाम रखा गया 3 ब्रदरहुड अलायंस। इन्होंने ऑपरेशन 1027 शुरू किया। नॉर्दर्न शान स्टेट में चाइना बॉर्डर पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक। नतीजा ये हुआ कि जो जुंटा यानी जो आर्मी है उसके लिए डिजास्ट्रस रहा। अलायंस ने चाइना बॉर्डर पर 100 से ज़्यादा मिलिट्री आउटपोस्ट और दर्जनों टाउन्स कुछ ही हफ्तों में कब्जे कर लिए। हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ जब म्यांमार की आर्मी ने इतनी तेज़ी से इतनी टेरिटरी गंवा दी। जुंटा ने 2024 में काउंटर ऑफेंसिव्स किए, कुछ इलाके वापस भी ले लिए गए। लेकिन इरावाडी की एक डिटेल्ड एनालिसिस हमें बताती है कि वापस लिए गए इलाके कुछ गंवाए गए टेरिटरी का बहुत छोटा हिस्सा ही है, यानी रिकवरी उतनी हुई नहीं। कई क्रूशियल इलाकों में जुंटा बड़े ऑपरेशंस तक चला नहीं पा रहा है। सोल्जर्स की कमी पूरी करने के लिए जुंटा ने मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन लॉ लागू किया, जिससे लाखों यूथ देश छोड़कर भाग गए। म्यांमार दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि जब कोई रूलर जनता की आवाज़ सुनना बंद कर दे, सारे दरवाजे बंद कर दे सामने से आने वाली आवाज़ों का, और सिर्फ बंदूक की भाषा बोले, तो अंततः जनता भी बंदूक उठाने पर मजबूर हो सकती है। मगर 5 साल बाद भी ये वॉर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। 28 नवंबर 2025 को जॉर्जिया के पीएम इराकली कोबास्कीडे ने ऐलान किया कि गवर्नमेंट 2028 तक ईयू एक्सेशन टॉक्स पूरी तरह रोक रही है। ये उस इलेक्शन के कुछ हफ्तों बाद हुआ जिसे ऑपोजिशन और यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिग्ड बताया था। उसी रात प्रेसिडेंट सालोम जुराबिशविली खुद प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी हो गई और मास्क राइड पुलिस, जिन्हें जॉर्जिया में लोग तंज में रोबो कॉप्स कहते हैं, आप फोटोज में देख पा रहे होंगे, उन्होंने वाटर कैनन और टीयर गैस से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ती भीड़ को रोका। तब से प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ। यूरानेशिया की नेट के रिपोर्टिंग के मुताबिक पीएम कोबास्कीडे खुद मानते हैं कि रोजाना करीब 500 लोग बारी बारी से प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। और एक प्रोटेस्टर ने थकान वाले बयान में ऐसा कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रोटेस्ट लगभग 2 साल तक चलेगा। बीती 20 जुलाई को तबिलिसी जो कैपिटल है वहां में प्रोटेस्टर्स का 600 डे मनाया गया। ये वही दिन है 20 जुलाई। डिमांड्स वही हैं जो शुरू से थी, न्यू इलेक्शंस, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज, रेप्रेसिव लॉज को खत्म करना। 2 दिन बाद ही 602वें दिन एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया और एक कॉमेडियन एक्टिविस्ट को पीटा गया। जॉर्जिया की कहानी सबसे ज्यादा हैरान इसलिए करती है क्योंकि यहां ना तो गवर्नमेंट गिरी ना मूवमेंट थमा। 600 दिन बाद भी हार जीत जो है वो तय नहीं हो पा रही है, बस दोनों तरफ एग्जॉशन बढ़ रहा है। 1 नवंबर 2024 को सर्बिया के नोवी साद शहर में रेलवे स्टेशन की छत गिर गई, जिसमें 16 लोग मारे गए। करप्शन और नेग्लिजेंस के आरोपों के बीच एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट शुरू हुआ। प्रेशर इतना बढ़ा कि जनवरी 2025 में पीएम मोलिस वुकेनिच को रिजाइन करना पड़ा। 18 मंथ्स तक लगातार चले इस प्रोटेस्ट के बाद, जिनमें सैकड़ों लोग कस्टडी में लिए गए, यूरोपियन यूनियन ने पुलिस पर ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 27 जून 2026 को, यानी 1 महीने पहले, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुचिक ने खुद ऐलान किया, ये मेरे प्रेसिडेंट के तौर पर आखिरी दिन हफ्ते हैं, इसके बाद मैं रिजाइन कर दूंगा। उन्होंने अर्ली इलेक्शंस करने का भी वादा करा। ये उस शख्स का ऐलान था जो 12 साल से या पीएम के पद पे था या प्रेसिडेंट के। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट होता है, इतना सिंपल नहीं है सब कुछ। कई एनालिस्ट ने इस ऐलान को पार के असली विदाई नहीं बल्कि एक टैक्टिकल शिफ्ट बताया। वुचिक ने न तो रेजिग्नेशन की कोई डेट बताई, न पार्लियामेंट भंग करने का समय। सर्बिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बाद पार्लियामेंट स्पीकर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये स्पेकुलेशन आम है कि वुचिक खुद पीएम पद के जरिए पार में वापस आ सकते हैं। अनाउंसमेंट भी की, बैकडोर भी तलाश लिया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को बार बार फॉरेन एजेंट्स बताया, हालांकि इसके लिए उन्होंने कोई एविडेंस पेश नहीं किया। कौन करता है? अब इन सारी कहानियां, 6 कहानियां सुनाई मैंने आपको, एक एक करके रख लेते हैं।
सेनेगल ले लीजिए, बांग्लादेश, वेनेजुएला, म्यांमार, जॉर्जिया, सर्बिया। पॉलिटिकल सिस्टम, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब अलग हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है भाई, फिर भी कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए पहले पैटर्न समझिए। पहला, ट्रिगर इवेंट शुरुआत में हमेशा छोटा दिखता है, एक रेलवे स्टेशन की छत का गिरना, एक स्कैम या फ्रॉड, एक टॉन्टिंग प्रेस स्टेटमेंट, एक इलेक्शन पोस्टपोन करने का ऐलान। कोई भी बड़ी रेवोल्यूशन का ट्रिगर इतना बड़ा नहीं लगता कि ये रेवोल्यूशन ही हो जाएगा शुरुआत में, लेकिन हर बार यही बहाना बरसों की जमी नाराजगी बाहर निकाल लेता है। दूसरा, लीडरशिप ज्यादातर यूथ और स्टूडेंट्स के हाथ में रही, ट्रेडिशनल पार्टीज पीछे रही, सर्बिया, बांग्लादेश दोनों जगहों पर ही मूवमेंट्स की अगुवाई स्टूडेंट्स ने की। तीसरा, स्टेट का जवाब लगभग एक जैसा, टूलकिट जैसा रहा, टीयर गैस मारो, बेटन चार्ज करो या वाटर कैनन दागो, इंटरनेट मीडिया पर कंट्रोल करो और मूवमेंट को फॉरेन फंडेड बता दो। ये पैटर्न ऊची के फॉरेन एजेंट्स वाले स्टेटमेंट से लेकर जॉर्जिया के फॉरेन एजेंट लॉ तक हर जगह रिपीट ही हुआ है। चौथा और सबसे जरूरी, रिजल्ट्स एक जैसे नहीं होते और यही इस टॉपिक को एक सीधी गुड वर्सेस बैड स्टोरी बनने से रोकता है। सेनेगल में सड़क और कोर्ट ने मिलकर 51 दिन के अंदर इलेक्शन करा दिया। बांग्लादेश में मूवमेंट पूरी तरह जीता, मगर जीत के बाद खुद एक्सक्लूजन के आरोप लगने लगे। तीसरा कौन सा देश बताया था? वेनेजुएला। सिटीजन्स के डेटा ने डिक्टेटर को एक्सपोज जरूर किया, मगर पार आखिरकार 1.5 साल बाद एक फॉरेन मिलिट्री एक्शन से बदली। फॉरेन किसको मैं कह रहा हूं? यूएस को। जनता के रेजिस्टेंस से सीधे नहीं बदली। म्यांमार में रेजिस्टेंस ने बड़े इलाके पर कब्जा जरूर किया, मगर जीत का मतलब बन गया एक इनडेफिनिट सिविल वॉर। 600 दिन हो गए हैं, चले जा रही है। 600 दिन की कहानी है जॉर्जिया की, जहां जीत न हार, बस एग्जॉशन। और सर्बिया में मूवमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट जरूर हासिल किया, मगर एनालिस्ट इसे असली जीत मानने से पहले सतर्क करते हैं। यहाँ एक बात क्लियर कर देना जरूरी है, इस एपिसोड में जहां भी हम लोगों ने अथॉरिटेरियन या डिक्टेटरशिप जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वो या तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपोजिशन या इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स के आकलन के तौर पर ही आए हैं। इसमें हमारा क्यों? हम कैसे जानते हैं उस देश की स्थिति? हर गवर्नमेंट अपने स्टेप्स को स्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस रोकने के आर्गुमेंट से जस्टिफाई करती है। जैसे जॉर्जियन ड्रीम का आर्गुमेंट रहा कि फॉरेन फंडेड एनजीओज देश की पॉलिटिक्स में दखल दे रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी को सही गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि एक ही रूल बुक है जो सब पढ़ रहे हैं। कितनी जगह आपको रिपीट होता हुआ मैंने एग्जाम्पल दे दिए। अब आपके लिए इस एपिसोड के 3 बड़े टेकअवेज हैं। एक, 21वीं सेंचुरी में डिक्टेटरशिप अब किसी एक व्यक्ति की सनक भर नहीं, ये एक सिस्टम है। रूलर्स एक दूसरे से सीखते हैं। रशिया जो लॉ बनाता है, जॉर्जिया उसे अपनाता है। सेकंड, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज अब पब्लिक एंगर का लीडरशिप करने के अक्सर में नाकाम रहती हैं। कमान यूथ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में आ जाती है। एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। तीसरी, रेजिस्टेंस की जीत का मतलब हर जगह अलग होता है और अक्सर जीत खुद नए सवाल खड़े कर सकती है, कर देती है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या वेनेजुएला में। ये सवाल कि क्या सिर्फ सच सामने आ जाने से पार बदल जाती है? वेनेजुएला में आपका उदाहरण आपके सामने है। 20वीं सेंचुरी के कूज में एक रात होती थी ड्रामेटिक, रेडियो स्टेशन पर कब्जा करो, प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लो, मार्शल लॉ लगा दो। मगर आज के रूलर्स जानते हैं कि ऐसा करने पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएंगे, फंडिंग रुक जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी के बॉयकॉट होगा। इतना सब कुछ तामझाम भी तो देखना पड़ता है भाई, पैसा भी तो चाहिए। और पैसा किसी से चाहिए? उन्हीं से जिनके हाथ पे खुद खून है। इसीलिए मॉडर्न अथॉरिटेरियनिज्म ने एक शॉर्टकट खोज लिया है, वैध तरीका। लॉज के जरिए डिक्टेटरशिप। पहले इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लो, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे अपने बंदे बैठा दो। दूसरा ये कि लॉ और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का इस्तेमाल जस्टिस के लिए हो ना हो, ओपोनेंट्स को फंसाने के लिए जरूर हो। सेडिशन, टैक्स इवेजन, रेड, फॉरेन फंडिंग के नाम पर ऐसे लॉज जो कागज पर तो लेजिट दिखते हैं, मगर मकसद यही होता है कि या तो ऑपोजिशन या जर्नलिस्ट को चुप करा दो। तीसरा, डिजिटल सर्वेलेंस करो और नैरेटिव को कंट्रोल करो। स्पाईवेयर है आपके पास, इंटरनेट ब्लैकआउट कर सकते हो आप, स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रोल आर्मी, आईटी सेल। फ्रीडम हाउस की इसी रिपोर्ट में एक लाइन दर्ज की है जो इस पूरी प्लेबुक को समेटती है, सारगर्भित। बढ़ती हुई तादाद में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स ग्लोबली हाथ मिला रही हैं ताकि सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इलेक्शन मॉनिटरिंग को कमजोर किया जा सके। मतलब क्या?
दुनिया को ऑटोक्रेसी के लिए ज़्यादा सेफ बनाया जा सके। मैंने आपको 6 देशों के एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन आप ये समझिए कि हमने किसी और का नाम नहीं लिया, पर पैटर्न आपको अथॉरिटेरियनिज्म का, टोटलिटेरियनिज्म का साफ साफ दिखा कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से भी किसी चीज़ को थोपा जा सकता है। आप लोग सुनते होंगे कि अब द मॉडर्न डिक्टेटरशिप या द मॉडर्न ऑटोक्रेसी इज अबाउट टेक जाइंट्स। आज वो तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, आज वो तय करते हैं हमें क्या पहनना है। तो गुलामी कभी कभी रंग बदलती है, रूप बदलती है, लेकिन गुलामी गुलामी होती है। समझदार को इशारा काफ़ी की पंक्ति पर इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले शनिवार।